Hello dear students, welcome to one more lecture. We are doing chapter number 2 inverse trigonometric functions और लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दी है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों के डोमेन और रेंज बता देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिए थे, फिर से बता देती हूँ। साइन एक्स का जो फंक्शन होता है वो ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है, लेकिन जो आंसर आता है, जो रेंज आती है, वो केवल -1 और 1 के बीच आती है। एंड सेम विद कॉस एक्स। अब हम बात करते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट की। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट की रेंज सेम रहती है, डोमेन अलग अलग होता है। अब यहाँ जब मैंने लास्ट अपना फर्स्ट लेक्चर में बताया था तो मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट का और भाई अपना ये सीकेंट का डोमेन सेम रहेगा, क्योंकि जो टेंजेंट एक्स है वो हमारा बनता है बेटा साइन एक्स बाय कॉस एक्स से, और जो सीकेंट एक्स है वो मेरा बनता है 1 बाय कॉस एक्स से। अब दोनों के दोनों फंक्शन में जहाँ कॉस एक्स 0 हो जाएगा वहाँ पर ये दोनों ही फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे, और cos x 0 ये अपनी 11th क्लास में रिजल्ट आ जाता है कि जब cos x 0 हो तो x की वैल्यू होती है 2n+1 π/2, जहाँ n एक इंटीजर है। तो दोनों के दोनों फंक्शन हर रियल नंबर पर डिफाइन होंगे माइनस ये वाला सेट x वेयर x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये मैंने टेंजेंट और सीकेंट दोनों का डोमेन साइमल्टेनियसली बता दिया, क्योंकि बिल्कुल सेम है। कॉटेंजेंट और कोसिकेंट की बात करती हूँ तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में साइन आता है। इसको नोट कर लेना, ये जो मैं रिजल्ट्स यहाँ बता रही हूँ। साइन x जहाँ 0 हो तो x की वैल्यू n पाई होगी, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उन सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो साइन उन सभी मल्टीपल्स को जब हम छोड़ दें तो कोटेंजेंट का डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, और वही हमारे सीकेंट में आएंगे। कुछ इसी तरह का सिंबल लगाकर मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको डोमेन और रेंज समझाए थे। टेंजेंट की रेंज में हर रियल नंबर आता है, कोटेंजेंट की रेंज में हर रियल नंबर आता है, इसलिए मैंने देखो कुछ तो इकट्ठा लेना पड़ेगा। इन दोनों की रेंज एक जैसी है, इन दोनों की रेंज एक जैसी है, और इन दोनों की सीकेंट और कोसिकेंट फंक्शन क्योंकि साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉस जो है अपना भी, ये अगर नंबर लाइन है तो -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो जो इनके रेसिप्रोकल्स होंगे वो 1 से बड़े या -1 से छोटे होंगे। तो दोनों की रेंज में रियल्स आते हैं एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये था आपका साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। अब मैं बात करने जा रही हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज की। तो मैंने आपको जब इन्वर्स फंक्शन बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर f एक फंक्शन है a से b पर, तो f इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए b से a पर। फिर सुन लो मेरी बात, जो f का डोमेन है वो f इन्वर्स का कोडोमेन और रेंज दोनों होगा। जो f का कोडोमेन है, जो रेंज है बल्कि, वो f इन्वर्स का डोमेन होगी। लेकिन हमने देखा था कि हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए डोमेन में, दिए गई रेंज में वो नहीं है, 1 1 एंड 1 2 नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। तो हमने इन सभी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ही हमारे इन्वर्स फंक्शन की रेंज बनेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो देखो साइन एक्स को पकड़ लो, साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है, तो साइन इनवर्स का डोमेन भी -1 to 1 होगा। अब साइन का डोमेन R है तो साइन इनवर्स की जो रेंज बोले वो R नहीं होगी। मैंने अच्छे से समझा दिया था जहां हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन भी इनफाइनाइट थे, लेकिन हम उनमें से बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, उसी को हम रेंज कहेंगे। तो वो हमारा था बेटा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसी लाइन पर चलते हुए जल्दी से मैं सभी फंक्शंस के डोमेन रेंज यहाँ लिख रही हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने डीपली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको बताया था कैसे ये डोमेन रेंज बने थे, सब बता दिया था। तो कॉस इनवर्स का डोमेन भी सेम रहेगा -1 to 1, लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी वो 0 to π रहेगी।
टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, लेकिन जो इसकी रेंज रहने वाली है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहने वाली है वो सेम साइन इनवर्स एक्स की तरह रहेगी, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पे तो टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होता। इसी तरह कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का भी यही रहेगा। देखो ये कॉलम जो रेंज है वो तो एज इट इज डोमेन में आ जाएगी हमारी, लेकिन जो ये डोमेन है क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट किया है तो इनवर्स फंक्शन की रेंज हमारी चेंज होगी, जो हमें याद रखनी है। तो ये रेंज भी कॉस की तरह हमारी जाएगी 0 टू π ओपन इंटरवल। एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको, साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स की रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की सेम है, लेकिन साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल है और टेंजेंट इनवर्स में ओपन। इसी तरह कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों की रेंज भी डिटो सेम है, थोड़ा सा फर्क है, उसमें हमारा क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है और इसमें हमारा ओपन इंटरवल आ जाता है। अब हम सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, R-1 to 1 दोनों का डोमेन तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन जब हम सीकेंट इनवर्स की रेंज की बात करते हैं, सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होगी वो कॉस इनवर्स वाली ही रेंज होगी, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सीकेंट है वो असल में 1/cos है और cos π/2 पे 0 होता है, तो π/2 हम नहीं लेंगे। ग्राफ आपने अगर देख लिया है तो ग्राफ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो 0 टू π रहेगा, लेकिन इसमें से हम π/2 को माइनस कर देंगे और कोसिकेंट की जो रेंज है वो साइन की तरह रहेगी, -π/2 टू π/2, लेकिन जिस वैल्यू पर कोसिकेंट डिफाइन नहीं है। 1/कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट होता है भैया 1/sin x, साइन 0 पे ये 0 बनेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें से 0 को माइनस कर देंगे। अब देखो भाई सिमेट्री, अब फिर से आ जाओ, ये और ये तीनों मिलते जुलते हैं, ध्यान देना। 0 टू π कॉस इनवर्स, 0 टू π कॉट इनवर्स ओपन इंटरवल, 0 टू π कोस का रेसिप्रोकल जो है मान लो सीकेंट इनवर्स आ गया, तो 0 टू π क्लोज इंटरवल में से π/2 माइनस हो जाएगा। और ये तीनों मिलते जुलते हैं, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, 0 माइनस हो जाएगा क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू जो है 0 पर इन्फिनिटी होती है। तो ये तो 1% आप स्किप भी कर सकते हो, 1%, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें सब में हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। और प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने आपको बार बार बताया है कि बहुत सारे डोमेन्स होंगे जिनमें हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन उनमें से जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे इनवर्स फंक्शन की क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो जब भी आपसे कोई प्रिंसिपल वैल्यू करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आना है। कुछ छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम्पल से पहले इन्होंने दे भी रखी हैं, और मैंने भी ये बातें आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने बता भी दी थी, मैं फिर से बता देती हूँ कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1/sin x की अगर आप बात करते हो तो वो sin x की पावर -1 हो सकता है, लेकिन sin x की पावर -1 कभी भी साइन इनवर्स x नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा मैंने बता दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में, तो जितने भी आंसर आपसे पूछे जाएं प्रिंसिपल वैल्यू करके वो आपने इसमें लाने हैं। अब हमारे केवल 2 एग्जाम्पल्स है, पहले उनको देखते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से न्यूमेरिकल्स को। इनको भी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए आपकी, जो आपने क्लास 10th में की थी। 0 से 90 डिग्री तक के सभी एंगल्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए जो आपने क्लास 11th में की थी। तीसरा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर सुन लो मेरी बात, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारी 0 डिग्री टू 90 डिग्री की वैल्यूज़ होती हैं
उसके बाद आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं, और तीसरे नंबर पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एटलीस्ट ये तीनों आपको आनी चाहिए और इन्वर्स फंक्शन का बेस तो क्लियर होना ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 नाउ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। मोटे तौर पर बताऊं तो 1/√2 वैल्यू, देखो एक सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको यहाँ टेबल बना दूं, नहीं पहले 30 आना था ना बीच में, 0, 30, 45, 60 और 90, ये टेबल हम क्लास 10th में बनाते थे, तो मुझे थोड़ी याद है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। हाँ, ये लिख दी मैंने। अब बता चुकी इन्वर्स फंक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये वैल्यू है, ये रियल नंबर है और हमें इसके लिए वो एंगल निकालना है जिस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। अब ये हमारे सामने अगर टेबल है तो साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे है भाई? साफ दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री पे है। साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे है, तो मेरा आंसर तो 45 डिग्री आ गया, π/4 आ गया। लेकिन क्या ये सही है? इसकी जांच कहाँ से करोगे, इसको चेक कहाँ से करोगे? तो इसको चेक करोगे इस टेबल से कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। -90 से 90 को आप कहाँ समझते हो? अब ये भी देख लो भाई, सारा मतलब बेस क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। ये है -90 जब हम ऐसे आते हैं और ये है +90 जब हम इधर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स x के लिए। तो 45 डिग्री का एंगल तो -90 और 90 के बीच पड़ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बट ये क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाना चाहा है कि कई बार 1 मार्क में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको टेबल लर्न है तो आप आइडिया ले सकते हो। आइडेंटिटी जिन बच्चों को लर्न होती है वो नेगेटिव वालों का भी आइडिया ले लेते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है इसको करने का? देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक एंगल है, तो एंगल है तो आप इसको x, y, अल्फा, बीटा, थीटा कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने इसको x मान लिया, तो अब हमारा काम है x की वैल्यू निकालना, वो वैल्यू जो -90 और 90 के बीच है। इन्वर्स फंक्शन हम कर चुके हैं। आपने देखा था कि अगर साइन इन्वर्स y है ये और x के इक्वल है तो y यहीं रह जाता है और ये क्या बन जाता है? आपका साइन x बन जाता है। ठीक है, तो 1/√2 को मैं यहीं रखती हूँ और ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे उधर नहीं जा रहा है, टेक्निकली हम इस बात को समझ चुके हैं। तो ये हमारा बन जाएगा साइन x। साइन x इधर ले आती हूँ मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। साइन x = 1/√2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है? तो एकदम से हमारे माइंड में आएगा कि साइन की वैल्यू 1/√2 π/4 पे होती है। फंक्शंस क्लास 11th में हम फंक्शंस कर चुके हैं, ये फंक्शन ही बन गया है एक तरह से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन हम 11th में भी सीख चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हम जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालते थे और जनरल सॉल्यूशन भी निकालते थे। यहाँ केवल प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4। लेकिन आपको ये वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू -90 to 90 को बिलोंग करती है, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। विच इज माने ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज π/4। ये आपका क्वेश्चन होगा छोटा सा। समझ में आ रही बात? इसको एक बार मैं थोड़ा डिटेल, देखो आपने नोटबुक में बस इसी तरीके से करना है। ये आपने वैल्यू ली और आपने इसको =x पुट कर दिया, =x पुट कर दिया। साइन x = 1/√2। 1/√2 एंगल डायरेक्ट हमें दिख रहा है, 45 पे है। और वैसे भी देखो ना, एक बात और मैं यहाँ आपको बताऊँ थोड़ा सा, ये आ गया साइन x = 1/√2, ये आ गया साइन x = साइन π/4। दोनों पॉजिटिव है तो कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? π/4। यहाँ एक और चीज़, कई चीज़ें बताना चाहूँगी मैं। अभी आपको क्वेश्चन हमारा हो गया है, हमारा 11th क्लास में एक रिजल्ट आ जाता था कि
अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो x हमारा होता था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, जहाँ हमारा n एक इंटीजर होता था। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में ना आए तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें आप n के प्लेस पर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो और जो वैल्यू इस इंटरवल में आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लो मैंने n के प्लेस पर यहाँ 0 रख दिया, ये देखो अभी तो यहाँ तो डायरेक्ट आ रहा है ना, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4। भाई साइन x थोड़ा सा टाइम हम लेंगे एक दो क्वेश्चन में, बाकी फिर मैं आपको डायरेक्ट करा दूंगी। तो इस फॉर्मूले से ये बन गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 4। 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये 0 माइनस 1 की पावर 0 1 पाई बाय 4, यानी आंसर पाई बाय 4। इस इंटरवल में तो ये एक ही आंसर आएगा, हमारा दो आंसर नहीं आएंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो नेगेटिव होता है। भाई देखो सिंपल सी बात समझो ना, जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 1/√2 पॉजिटिव है और प्रिंसिपल ब्रांच ये है, इसमें पॉजिटिव केवल और केवल इसी क्वाड्रेंट में होता है। तो मेरा आंसर तो 0 से 90 के बीच ही आएगा। बहुत सी बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, 2-4 क्वेश्चन जब आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 1/√2 पॉजिटिव है, साइन है, साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है -90 to 90, -90 to 90 होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जो है साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो मेरा आंसर आएगा नहीं, तो मेरा आंसर 0 से 90 के बीच आएगा, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो पॉजिटिव वाले में, साइन वाले में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेगेटिव का आएगा, उसको अब हम देखेंगे। कॉटेंजेंट इनवर्स -1/√3। ये है बेटा सेकंड एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3। इसको x या y हम मान लेते हैं, इधर मान लेती हूँ मैं ताकि इधर एक बार में ही आ जाए। तो कोटेंजेंट को हम इधर ले आते हैं और ये हमारा बन जाएगा कोटेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3। अब आप पहले ही एनालाइज कर लो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कोटेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? यहाँ कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है। तो एक तो कोटेंजेंट सेकंड में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में। अब हम बात करें कोटेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच की, तो 0 to पाई ओपन इंटरवल है, तो भाई 0 to पाई तो ये हो गया, इसमें पॉजिटिव है, तो मेरा जो आंसर है वो केवल और केवल यहाँ रहेगा, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मिला क्लू आपको कि आपका जो आंसर है वो 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। लेकिन भाई 0 से 180 में 2 क्वाड्रेंट आ गए, इस क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, तो भाई ये मेरा पॉजिटिव तो आ नहीं रहा। इट मीन्स मेरा आंसर π/2 से बड़ा होना चाहिए और पाई से कम होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब याद करो कि कोटेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर होती है। नहीं याद आ रहा तो टेंजेंट याद कर लो, √3 कितने पे होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू 60 पे होती है √3। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोटेंजेंट 60 भैया 60, कोटेंजेंट की वैल्यू भी 60 पे ही होगी 1/√3। तो इसको ध्यान दो अब एक बार, ये मैं बार बार कह रही हूँ आपको ना, एंगल हैं, आइडेंटिटीज हैं, सब लर्न होनी चाहिए। तो माइनस तो यूं का यूं और 1/√3 वैल्यू हो जाएगी कोटेंजेंट 60 पर, यानी π/3 पर। हो गया यहाँ तक। अब ये एक तरह से आपकी इक्वेशन बन गई जो हम 11th क्लास में सॉल्व करते थे, लेकिन इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो भाई दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल सा, अगर बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊं, अगर बाय चांस ये आ जाए कोटेंजेंट x इज इक्वल टू कोटेंजेंट y और ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में हो, तो आप आंख बंद करके x इज इक्वल टू y लिखाना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y या कॉस x इज इक्वल टू कॉस y और ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो आप x इज इक्वल टू y लिखाना आंख बंद करके। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पहले मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अब आपको लर्न होनी चाहिए। कौन से वाली? जो कोटेंजेंट थीटा नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हों। फर्स्ट वन, माइनस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। याद है भाई,
क्वाड्रेंट इधर इसको रब करके इधर क्वाड्रेंट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सब 11th में था, माइनस थीटा इधर आ जाता है, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, माइनस कोटेंजेंट थीटा यहाँ होता है, तो ये आपका कोटेंजेंट में ही लेना है, टेंजेंट वाला आइडेंटिटी नहीं लेनी, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ कोटेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये दो आइडेंटिटीज हैं। देखो, एक तो माइनस थीटा यहाँ बनेगा कोटेंजेंट की आइडेंटिटी जो यहाँ, लेकिन ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, ये तो 270 से 360 के बीच का हो गया, मुझे यहाँ वाली आइडेंटिटी चाहिए। अब कोटेंजेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to पाई है, उसमें नेगेटिव की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैं नहीं लगा सकती। सुनो मेरी बात, कैसे भाई, मान लो मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा दूँ, कोटेंजेंट x इज इक्वल टू वो वाली आइडेंटिटी, सुनो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ तो ये बनेगा कोटेंजेंट माइनस पाई बाई 3। अब वही वाली बात आ गई कि कोटेंजेंट x अगर कोटेंजेंट y के इक्वल, और ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, क्या माइनस पाई बाई 3 कोटेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, कोटेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच में नेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो अब हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है कि माइनस कोटेंजेंट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा, और ये रीज़न आप यहाँ बताओगे भी, बिकॉज माइनस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा। इसको सॉल्व कर लो, कोटेंजेंट x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3 1 जा 3 2 पाई बाई 3 हो गया। अब इसको चेक करो, 2 पाई बाई 3 का क्या मतलब है, पाई बाई 3 हो गया 62 जा 120, और 120 180 से लेस होता है, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और ये वैल्यू ये भी बताना है कि ये वैल्यू 0 to पाई को बिलोंग कर रही है, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स माइनस 1/√3 इज 2 पाई बाई 3। समझ आया या नहीं आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो ज़रूर शेयर किया कीजिए मुझसे। ये सिंपल सा तरीका, इसको x माना, कोटेंजेंट x, कोटेंजेंट उधर चला गया, तो कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। एक बात का ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अभी CBSE का तो मैं नहीं कहूँगी, हरियाणा बोर्ड का 8 मार्क्स का है, और वेटेज सेकंड चैप्टर की ज़्यादा रहेगी। CBSE का भी अभी एक सैम्पल पेपर आ चुका है, उसको भी एनालाइज करके मैं आपको बताऊँगी। तो कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, ये माइनस को भूल जाओ, तो ये वैल्यू भैया किस पे है, माइनस कोटेंजेंट पाई बाई 3 पे। अब ये माइनस हटाना हमारा काम है, जिसके लिए मैंने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई और चेक किया कि ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ जाएगी, और हम इसको लास्ट में लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ये आ रही है। अब जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, पहले तो ये आइडिया ले लो। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है 3rd में और 4th में, और साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -90 to 90, तो दोनों कहाँ टैली कर रहे हैं, दोनों यहाँ टैली कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव, और ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है 90 से -90 या -90 to 90, तो ये वो कॉमन एरिया है जिसमें मेरा आंसर आना चाहिए। यानी कि मेरा आंसर अगर मैं चलती हूँ तो 0 to -90 आना चाहिए। 0 भाई वैसे ऐसे चलोगे तो 270 to 360 है, और ऐसे चलोगे तो 0 to -90 के बीच में मेरा एंगल आना चाहिए। और हम केवल प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको मान लिया x, इसको इधर ले आओ, साइन x इज इक्वल टू -1/2, माइनस को भूल जाओ तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 पे होती है, तो ये हो गया 30 का मतलब π/6। अब ये बन गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेनी होंगी। 2 आइडेंटिटी हो जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, एक होती है वही माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, और दूसरी होती है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, 3rd क्वाड्रेंट। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच जा नहीं रही। तो ये वाली आइडेंटिटी, देखो मेरी बात सुनो, माइनस का आ जाए ना, याद कर लेना,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस का आ जाए, माइनस साइन थीटा आ जाए तो और माइनस टेंजेंट थीटा आ जाए, तो टेंजेंट में और साइन में आपने यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, माइनस वाला अंदर ले जाना है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का ब्रांच में भी नेगेटिव आता है, साइन इनवर्स की ब्रांच में भी नेगेटिव आता है, और इवन कोसिकेंट इनवर्स की ब्रांच में भी नेगेटिव आता है। तो इन तीनों में अगर माइनस आता है तो इनको आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अंदर ले जाओ बिना कोई ज़्यादा सोच विचार किए, और ये आपके प्रिंसिपल ब्रांच में मिलेगा। दैट्स ऑल, है ना। तो ये देखो मेरी बात सुनो, अब ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, इस कारण से थीटा नहीं, थीटा की जगह आ जाएगा माइनस पाई बाय 6, और माइनस पाई बाय 6 माइनस 90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 6, जो कि मेरी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रही है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाय 6। ये छोटा सा आंसर आ जाएगा। इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन की डिटेल और बता देती हूँ मैं आपको। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई भाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, है ना। अब हमने देखा था कि साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और माइनस पाई बाय 6। अब जैसे जैसे आप यहाँ n को चेंज करोगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो कि उन इनफाइनाइट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आएंगे जिनको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने, बुक वाले ने हमसे केवल प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर उसी में जाए, अदरवाइज इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आया समझ में? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट में भी गड़बड़ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है कॉस इनवर्स रूट 3/2, कॉस इनवर्स रूट 3/2। आइडिया ले लिया करो पहले ही आंसर का ना, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में और लास्ट में। कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 to पाई, तो आंसर मेरा इसमें आएगा जहाँ दोनों मैच कर रहे हैं। एक ये ट्रिक हो गई आपके पास। अब कॉस को इधर ले आओ तो भाई कॉस एक्स हो गया रूट 3/2। कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। अब ये चेक कर लो कि अगर ये पाई बाय 6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही है और ये आंसर प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो आंख बंद करके लिख दो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 और ये वैल्यू बता दो 0 to पाई को बिलोंग करती है, विच इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और लास्ट में कंक्लूड कर दो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज पाई बाय 6। अब ये बार बार ये 2-3 लाइनें मैं नहीं लिखूंगी, 4 क्वेश्चंस में मैंने आपको लिख कर दिखा दिए हैं। तो पॉजिटिव वाला तो बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको y भी ले सकते हो, मैं x ले रही हूँ बार बार, तो इधर ले आओ। ये हो जाएगा कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 2। अब कॉसिकेंट की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है, नहीं याद आ रहा तो साइन को याद कर लो, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 पे, तो कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो 30 पर ही इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही याद करती हूँ, ठीक है। मैं फटाफट मेंटल कैलकुलेशन कर लेती हूँ कि भाई साइन का रेसिप्रोकल है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा। ये कोसिकेंट इनवर्स नहीं भाई, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, तो ये हो गया कोसिकेंट पाई बाय, इधर आया तो कोसिकेंट बन गया ना, तो ये हो गया कोसिकेंट पाई बाय 6, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इक्वल आ रहा है, इसको चेक करो ये प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच हमारी -90 to 90 होती है। तो डायरेक्ट आप लिख दो x इज इक्वल टू पाई बाय 6, जो कि -π/2 to π/2 -0 को बिलोंग कर रहा है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ पे आ जाएं, टेंजेंट इनवर्स -√3। ये बिल्कुल आसान से आपके क्वेश्चन हैं। टेंजेंट इनवर्स -√3, टेंजेंट को लेफ्ट में ले आओ तो ये बन गया बेटा टेंजेंट x इज इक्वल टू -√3। अब माइनस वाले पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
देखो एक बार, टेंजेंट एक्स माइनस को यूं का यूं रखो, टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, तो π/3। अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही आपको हिंट दिया है कि साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट में अगर माइनस आ रहा है तो आप इसको जस्ट अंदर ले जाने वाली आइडेंटिटी को यूज़ करो। वैसे भी एक बार हम आइडिया ले लेते हैं, टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, और टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ये होती है, दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ आएगा, तो ये एंगल -90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर अब आपने कुछ भी नहीं करना, हमारी आइडेंटिटी है माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। पॉजिटिव बनाने के लिए तो माइनस अंदर चला जाएगा, टेंजेंट ऑफ -π/3। अब इसको देखो, ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, बिल्कुल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 π/2, यानी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ये बिलोंग कर रहा है। अगले पे आ जाते हैं। कॉस, आपको समझ आ रहा है ना? कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता देना, ये तो बहुत सिंपल से हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ आ जाता है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, कॉस इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर 5 इधर ले आओ। कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, 60 पे होती है कॉस की वैल्यू 1/2, और 60 का मतलब हो जाता है π/3। अब ध्यान देना भाई, कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, अभी तो आया था सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, और कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच ये होती है, तो मेरा आंसर यहाँ आएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा। तो अब यहाँ जो आइडेंटिटी आप लगाओगे वो 180 वाली लगाओगे, कॉस में भी, कोटेंजेंट में भी और सीकेंट। देखो क्योंकि कॉस भी यहाँ नेगेटिव होता है सेकंड में, कोटेंजेंट भी नेगेटिव होता है सेकंड में, और सीकेंट भी नेगेटिव होता है सेकंड में। तो अगर मुझे माइनस कॉस थीटा करना है तो मैं आइडेंटिटी लूँगी कॉस π-θ। अगर मुझे माइनस सीकेंट थीटा लेना है तो मैं लूँगी सीकेंट π-θ, और अगर मुझे माइनस कोटेंजेंट थीटा लेना है तो भी मैं आइडेंटिटी लूँगी कोटेंजेंट π-θ। सुन रहे हो मेरी बात को? इसको की समझ के नोट कर लेना। माइनस साइन थीटा लेना है तो साइन माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा लेना है तो टेंजेंट माइनस थीटा, और एक क्या था, कॉसिकेंट, माइनस कॉसिकेंट थीटा लेना है तो कॉसिकेंट माइनस थीटा। ये आप याद कर लोगे तो कहीं भी दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव में तो वैसे ही वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, नेगेटिव में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगी, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, कोस पाई माइनस π/3, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा कोस, ये तो सेम मुझे एग्जाम्पल लग रहा है, नहीं एग्जाम्पल तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, जो कि मेरी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को आप अपने माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब है टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यू वैसे तो फोर्थ सम में भी आ चुकी है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू -1, टेंजेंट इधर आ गया, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है 45 पे, और अब मैं डायरेक्ट बता चुकी हूँ, आप इसको कर दो टेंजेंट -π/4, सिंपल, x की वैल्यू आ जाएगी -π/4, सर्टेनली आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। 7th पर आ जाते हैं, सीकेंट इनवर्स 2/√3, डिटेल अब मैं नहीं दे रही हूँ, लिखवा चुकी हूँ, अपना लिख लेना फेयर नोटबुक में। x की वैल्यू आ रही है सीकेंट इनवर्स 2/√3, सीकेंट को इधर ले आओ तो सीकेंट x हो जाएगा 2/√3। अब सीकेंट की वैल्यू 2/√3 मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कॉस की मुझे याद है कि √3/2 होती है 30 पे, तो ये भी 30 पे होगी, तो सीकेंट x हो जाएगा 30 का मतलब π/6, और π/6 हमारा जो है वो 0 to π के बीच में लाई करता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6, जो कि 0 to π -π/2 वाले इंटरवल को बिलोंग करती है। पॉजिटिव में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, जहाँ पॉजिटिव एंगल है वहाँ तो जस्ट बस डायरेक्ट निकाल ही देना है आपने आंसर। x की वैल्यू है कोटेंजेंट इनवर्स √3,
तो भैया कोटेंजेंट x हो जाएगा √3। अब कोटेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। जहाँ कोटेंजेंट √3 है ना, वहाँ टेंजेंट ने 1/√3 होना है, तो 30 आ जाएगा। तो कोटेंजेंट 30 का मतलब π/6 और x की वैल्यू π/6 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी ब्रांच को बिलोंग कर रही है। और 9th और 10th देखते हैं, बहुत ही सिंपल से है। मैं तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालना चाह रही, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी आपको ये करा दूँ। कॉस इनवर्स -1/√2। देखो भैया, कॉस इनवर्स -1/√2, तो ये हो गया कॉस x -1/√2। कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है 45 पे। अब आपके सामने बता दिया, कॉस नेगेटिव हो तो पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस π/4। 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3π/4, तो ये आ जाएगा 3π/4। 45 थी 135, और 135 हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो 3π/4 आ जाएगी। जो नीचे 2-4 लाइन मैंने लिखी थी वो ज़रूर मेंशन करनी है। और ये है सिंगल वाले क्वेश्चंस का लास्ट, आगे डबल मिक्स होके आएंगे। तो है ये 10th आपका, x = कॉसिकेंट इनवर्स -√2। यस, ये भी 45 है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 45 ही आएगा। तो कोसिकेंट x हो गया -√2। फिर देख लो, ये हो गया माइनस कोसिकेंट π/4, और माइनस के लिए फॉर्मूला है अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट -π/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -π/4, जो कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करती है। 2-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन्हें देखते हैं जल्दी से। चलिए भाई, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये मोर देन वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग: टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब ये 3 फंक्शन हैं, तीनों की अलग अलग वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और उनको ऐड करना है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आपकी बुक में क्लियरली कह रखा है कि जब तक कोई ब्रांच आपको ना दी जाए तो आपने केवल और केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही अपना आंसर सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने इसका आंसर अलग निकालना है। आप चाहो तो इन तीनों को एक अलग अलग फंक्शन ले लेना भाई। लेट x = टेंजेंट इनवर्स 1 और भाई टेंजेंट x = 1 विच इज टेंजेंट π/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4। हो गया। फिर दूसरे को सॉल्व करना, फिर तीसरे को मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 मैंने आपको अभी करा दिया है π/4। ये आप ही की एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है और आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है 2π/3। और ये आप ही की एक्सरसाइज का 1st क्वेश्चन है जहाँ आपकी वैल्यू आ रही है -π/6। जस्ट सॉल्व इट। π/4 + 2π/3 -π/6। 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 जा 3π, 3 4 जा 4 2 जा 8π, 6 2 जा 2π। तो ये हो जाएगा भी 8 और 3 11, 2 माइनस करेंगे तो 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से आपको 2 क्वेश्चन को मिक्स करके दिया गया है। द स्टेटमेंट इज, जल्दी से देखें, कॉस इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 इज cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 और ये नहीं आया तो मैं जल्दी से यहाँ बता देती हूँ। x = cos इनवर्स 1/2 है भाई। cos x हो जाएगा 1/2, cos की वैल्यू 1/2 आपकी होती है 60 पे, 60 पे होती है तो 60 का मतलब π/3, और ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है तो ये तो π/3 आ जाएगा। और साइन की वैल्यू होती है 30 पे, 30 पे होती है तो 30 का मतलब ये हो जाएगा π/6, 2 3 जा। अब ध्यान दो, ये भी π/3 यानी 60 और ये भी π/3 यानी 60, और 60 60 कितना हो जाएगा 120, तो 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फेयर नोटबुक में एग्जाम में आप इस तरह नहीं करके आओगे, ये वाला सॉल्यूशन भी आप शो करोगे और इसका सॉल्यूशन भी आप शो करोगे। अब हमारे केवल 2 MCQ रह जाते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं।
और अब हमारे केवल ये 2 लास्ट क्वेश्चन रह जाते हैं। MCQ है क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सिंपल। इफ साइन इनवर्स एक्स वाई है तो y की वैल्यू इनमें से क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, -90 to 90 क्लोज्ड इंटरवल, और वो ये है हमारा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और लास्ट भी आपका 10th 11th और 12th की तरह है, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स √3 और माइनस सीकेंट इनवर्स -2, दोनों को मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि पीछे आया नहीं है। ये x हो गया टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट को इधर ले आओ तो टेंजेंट x की वैल्यू √3 कितने पर होती है? 60 पर, तो π/3, और ये हमारे डोमेन को बिलोंग कर रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच को, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो बेटा, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, तो इसका आंसर तो आ गया π/3। अब इसको देखते हैं सीकेंट इनवर्स -2 को, तो इसको आप मान लो फिर से x या y, तो जो मेरा सीकेंट x है वो आएगा -2। सीकेंट की वैल्यू 2 कितने पे होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे। कितने पे होती है? 60 पे। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस सीकेंट 60 यानी -π/3। और सीकेंट के लिए मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाना, पाई माइनस थीटा वाला। तो सीकेंट x हो जाएगा, नेगेटिव साइन हटाएंगे तो पाई माइनस π/3, 3 1 जा 3, 2π/3 ना। तो सीकेंट x इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंट 2π/3, जो कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। तो इसका आंसर 2π/3 आ जाएगा, -2π/3। माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया -π/3। ऑप्शन में देखो तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1, सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे शेयर करें और बताएं आपको लेक्चर समझ आया या नहीं। अगर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।